बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल फाउल प्ले बाय मज़र कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। पाक एशिया क्रिकेट टीम के मायानाज बैट्समैन अरशद ने अपनी सफ़ेद रंग की कार जैसे ही शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में रोकी। एक नीले रंग की कार इसकी साइड पर आकर रुकी और इसमें मौजूद एक गैर मुल्की मर्द और औरत तेज़ी से बाहर निकले। इस दौरान अरशद भी कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर रहा था। अरे, आप अरशद हैं, बैनुल अक़वामी शोहरत के बैट्समैन। ओह माय गॉड, ये हमारी कितनी खुशकिस्मती है कि आपसे यूं हमारी मुलाकात हो गई। गैर मुल्की मर्द ने तेज़ी से अरशद की तरफ बढ़ते हुए कहा और अरशद के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। ये इसके लिए कोई नई बात ना थी। इसके परिस्तार पूरी दुनिया में फैले हुए थे और जहाँ भी लोग उसे पहचान लेते इसके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। लेकिन इसने कभी अपने परिस्तारों से नारवा रवैया न अपनाया था, बल्कि हमेशा वो इनसे इंतहाई खुश खल्की से पेश आता। अरे रिचर्ड, वाकई ये तो अरशद साहब हैं। ओह, मुझे कितनी तमन्ना थी इनसे मिलने की। गैर मुल्की लड़की ने भी सुरीली आवाज़ में कहा। इसकी आंखों में भी मुसरत के चिराग जल रहे थे, जैसे अरशद से मुलाकात इसकी ज़िंदगी का सबसे मुसरत बख्श वाक़या हो। थैंक यू, मुझे भी अपने परिस्तारों से मिलकर बेहद मुसरत होती है। अरशद ने कार का दरवाज़ा बंद करते हुए इंतहाई खुश खल्की से जवाब दिया। मेरा नाम रिचर्ड है और ये मेरी बीवी लूसिया है। हमारा ताल्लुक़ ग्रेटलैंड से है। हम एक कारोबारी सिलसिले में यहाँ आए हैं। मर्द ने आगे बढ़कर मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए अपना और अपनी साथी औरत का तारुफ कराते हुए कहा। अरशद ने भी जवाब में रस्मी फ़िक्रे कहे और रिचर्ड और लूसिया दोनों ने बड़े गर्मजोशी से मुसाफा किया। अरशद साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि आप हमारे साथ एक कप कॉफ़ी पी लें? यकीन कीजिए, ये लम्हात हमारी ज़िंदगी के यादगार लम्हात होंगे और हम हमेशा इस पर फ़ख्र करते रहेंगे। लूसिया ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से अरशद की तरफ देखते हुए कहा। दरअसल बात यह है कि मैंने सिर्फ यहाँ से चंद चीज़ें ख़रीदनी हैं। इसके बाद मैंने ट्रेनिंग कैंप जाना है। आपको तो यकीनन इल्म होगा कि आपके मुल्क में हमारी टीम मैचेस खेलने जा रही है। अरशद ने माज़रत भरे लहजे में कहा। प्लीज़ जनाब, चंद लम्हे ये हमारी खुशकिस्मती होगी, प्लीज़। रिचर्ड और लूसिया दोनों ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। ओह ठीक है, जब आप इतने ही मुसिर हैं तो ठीक है, आइए, अरशद ने रजामंद होते हुए कहा। वो अपने परिस्तारों का दिल तोड़ने का कायल ना था। यहाँ नहीं अरशद साहब, प्लीज़ किसी ऐसी जगह जहाँ कोई मुदाखलत ना हो, शोर ना हो। हम आपकी कुर्बत के एक एक लम्हे से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं, लूसिया ने कहा। ओह, लेकिन फिर तो ज़्यादा देर हो जाएगी, अरशद ने चौंकते हुए कहा। चलो ऐसे करते हैं हनी, अरशद साहब को अपनी कोठी में ले चलते हैं, यहीं करीब गुलशन कॉलोनी में है। इस तरह हम मेज़बानी का शर्फ भी हासिल कर लेंगे और अरशद साहब को भी देर ना होगी। क्यों अरशद साहब? रिचर्ड ने कहा और अरशद ने गुलशन कॉलोनी का नाम सुनकर कंधे उठाकर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी, क्योंकि वो जानता था कि गुलशन कॉलोनी यहाँ से बिल्कुल करीब है। आइए फिर, आप अपनी कार में बैठ जाइए, मैं अपनी कार में रास्ता दिखाऊंगा, रिचर्ड ने कहा। मैं तो अरशद साहब की कार में बैठूंगी, लूसिया ने चमकती हुई आंखों से कहा। ओह, तुम तो वाकई अरशद साहब के खेल की दीवानी हो। अरशद साहब, आपको यकीनन अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि ये आपके खेल की कितनी दीवानी है, रिचर्ड ने हंसते हुए कहा और अरशद ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। चंद लम्हे बाद रिचर्ड अपनी कार में बैठा आगे था और अरशद और लूसिया दूसरी कार में बैठे इसके पीछे चल रहे थे। लूसिया तो वाकई रेशा ख़त्म हुई जा रही थी। इसका बातें करने का अंदाज़ और बातें ऐसी थीं कि जैसे इसका बस नहीं चल रहा हो कि वो अरशद को उठाकर अपनी आंखों में बंद कर ले। अरशद मुस्कुरा कर इसके सवालों का जवाब दे रहा था, लेकिन लूसिया ने अब तक ना ही कोई ऐसी बात की थी और ना ही कोई ऐसी हरकत की थी जो खिलाफ तहजीब समझी जा सकती थी, वरना शायद अरशद उसे चलती हुई कार से धकेल कर वापस चला जाता, क्योंकि अरशद किरदार के लिहाज से इंतहाई बुलंद मकाम पर था। वो सही मायनों में ऐसा खिलाड़ी था और जाहिर है अच्छा खिलाड़ी वही हो सकता है जिसका किरदार इंतहाई बुलंद हो।
वैसे भी वो शादीशुदा था और इसका एक बच्चा भी था और ये शादी भी इसकी पसंद से हुई थी और वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। थोड़ी देर बाद वो गुलशन कॉलोनी की एक छोटी सी कोठी में दाखिल हो गए। अरशद ने यहाँ 4-5 मुलाजमों को देखा, लेकिन इन मुलाजमों को देखकर इसके जहन में एक खलिश सी उभर आई, क्योंकि सारे मुलाजिम ना सिर्फ गैर मुल्की थे बल्कि इनके अंदाज़ो इतवार मुलाजमों जैसे ना थे और वैसे भी चेहरे पर फैली हुई सख्ती इन्हें मुलाजमों की सफ़ में किसी तौर पर भी एडजस्ट ना करती थी। खूबसूरत और बेहतरीन डाइनिंग रूम में बैठते ही एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में एक ट्रे थी जिस पर कॉफ़ी के बर्तन सजे हुए थे। इसने बड़े मौदबाना अंदाज में कॉफ़ी के बर्तन दरमियानी मेज़ पर रखे और फिर एक तरफ हटकर बड़े मौदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। लूसिया ने जल्दी से कॉफ़ी के कप तैयार किए और एक कप अरशद के सामने रखकर एक इसने रिचर्ड के सामने रखा और तीसरा कप उठा लिया। अरशद साहब, अगर आप इस दौरे पर किसी वजह से ना जाएं, क्या फिर भी आपकी टीम के जीतने का कोई स्कोप है? रिचर्ड ने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए कहा। ओह, ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो बहरहाल दौरे पर जाना ही है, ना जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरशद ने घूंट लेते हुए चौंक कर कहा। इसकी आंखों में यकलख्त हैरत के तासुरात उभर आए थे, जैसे उसे रिचर्ड के इस सवाल का मतलब ही समझ ना आया हो, क्योंकि बहरहाल ऐसा सोचना भी नामुमकिन था। मेरा सवाल अपनी जगह फ़र्ज़ कीजिए सवाल पैदा हो जाता है, रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। अव्वल तो ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन अगर इसे फ़र्ज़ कर लिया जाए तो मैं अपनी तारीफ़ नहीं करता। मयारी तबसरा निगारों के मुताबिक टीम का खेल आधा रह जाएगा। अरशद ने इस तरह जवाब दिया जैसे मजबूरन ऐसा कह रहा हो। वेरी गुड, वाकई सबका यही ख्याल है और इसीलिए हम यहाँ हाजिर भी हुए हैं कि आप बराह करम इस बार अपना दौरा पेंडिंग कर दें। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा। पेंडिंग कर दूँ? यानी क्या मतलब? अरशद बुरी तरह चौंक पड़ा। मतलब वाज़ेह है अरशद साहब, आप इस दौरे पर जाने से इनकार कर दें। अब कोई ज़बरदस्ती तो आपको उठाकर ले जाने से रहा। रिचर्ड के लहजे में इस बार तल्खी थी। लेकिन क्यों, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सॉरी, मैं अब ज़्यादा देर ना बैठ सकूंगा, अरशद ने उसीले लहजे में कहा और एक झटके से उठ खड़ा हुआ। साथ वाली कुर्सी पर बैठी हुई लूसिया अब बड़े मुतमईन अंदाज में बैठी कॉफ़ी की चुस्कियां ले रही थी, जैसे इसका इन बातों से कोई ताल्लुक़ ही ना हो। और वैसे भी अब इसके चेहरे पर लाताल्की के आसार नुमाया थे। वो थोड़ी देर पहले वाली लड़की लग ही ना रही थी जो अरशद पर मुसलसल रेशा ख़त्मी हुई जा रही थी। तशरीफ़ रखिए मिस्टर अरशद, यहाँ आने के बाद आप हमारी मर्ज़ी के बगैर बाहर नहीं जा सकते और हम आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, रिचर्ड ने तलख लहजे में कहा। और अरशद ने देखा कि कॉफ़ी ले आने वाले के साथ साथ दरवाजे में भी 2 आदमी नमूदार हुए और इनके हाथों में स्टीन गनें थीं। क्या मतलब? ये आप क्या कर रहे हैं? अरशद ने बुरी तरह हरासा होते हुए कहा। इत्मीनान से बैठकर मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप जो भी फैसला करेंगे वो हमें मंजूर होगा, रिचर्ड ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। अरशद होंठ दांतों से काटता हुआ वापस कुर्सी पर ढेर हो गया। हरासा होने की ज़रूरत नहीं मिस्टर अरशद, यकीन कीजिए हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, वरना आपको वहीं शॉपिंग प्लाजा की पार्किंग में ही गोली मारी जा सकती थी। इस बार लूसिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन इसका चेहरा काफ़ी बदल गया था। वो अब एक हसीन औरत की बजाय कोई भूखी बिल्ली नज़र आ रही थी। तुम लोग क्या चाहते हो? कौन हो तुम? अरशद ने अपने आप को संभालने की कोशिश करते हुए पूछा। देखिए मिस्टर अरशद, हमारा ताल्लुक़ एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम तंजीम से है। किसी इंसान को गोली मार देना हमारे लिए ऐसा ही है जैसे किसी चूंटी को ओढ़ी तरह कुचल देना। लेकिन आप बैनुल-अक़वामी शोहरत के खिलाड़ी हैं और कारोबार से हटकर हम भी आपके खेल के परिस्तार हैं। लेकिन मजबूरी यह है कि इस बार हमने आपको ग्रेटलैंड के दौरे पर जाने से हर कीमत पर रोकना है। इसलिए अगर आप खुद ही इस दौरे पर जाने से इनकार कर दें तो यकीन कीजिए आप बहुत सी परेशानियों और तकलीफ़ों से बच जाएंगे, रिचर्ड ने सख्त और सर्द लहजे में कहा। नहीं, ये नामुमकिन है। कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में ऐसा होना नामुमकिन है। बस एक ही सूरत है कि तुम मुझे हलाक कर दो, और कोई सूरत नहीं है। खेल मेरी ज़िंदगी है और अगर मैं खेलूँगा नहीं तो वैसे भी मर जाऊँगा, उसने बड़े जज्बाती लहजे में कहा। हम जानते हैं जिस मय्यार के आप खिलाड़ी हैं, वाकई खेल आपकी रूह में रच बस चुका है। लेकिन हम सारी ज़िंदगी की बात तो नहीं कर रहे, सिर्फ ग्रेटलैंड के मौजूदा दौरे की बात कर रहे हैं, रिचर्ड ने सर्द लहजे में कहा। नहीं, ऐसा होना नामुमकिन है। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सॉरी, वेरी सॉरी, अरशद ने बड़े मजबूत लहजे में जवाब दिया।
इतनी जल्दी फैसला ना कीजिए, अच्छी तरह सोच लीजिए। आखिर हम सिर्फ इसलिए तो ग्रेटलैंड से यहाँ नहीं आए कि आपका जल्दी में किया हुआ फैसला सुन लें। ये बात तो हमें वहाँ ग्रेटलैंड में बैठे हुए भी मालूम था कि आपने यही जवाब देना है। लेकिन मिस्टर अरशद, बाज़ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि इंसान को अपना फ़ैसला बदलने पर मजबूर कर देती हैं। रिचर्ड बोला, मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वैसे आप आखिर ऐसा क्यों चाहते हैं? मेरी समझ में ये बात नहीं आई। क्या ग्रेटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आपको भेजा है? क्या वो लोग अब साफ सुथरे खेल के बजाय फाउल प्ले पर उतर रहे हैं? अरशद के लहजे में गुस्सा था। आप मुझसे कहीं बेहतर जानते होंगे कि खिलाड़ी कभी फाउल प्ले नहीं करता, इसलिए क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सारी बातें तो इससे हटकर हैं। ये कारोबारी दुनिया से मिस्टर अरशद, जैसे आप खेल खेलते हैं इसी तरह बिजनेस की दुनिया में भी खेल खेले जाते हैं और हार जीत होती रहती है। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन मेरे ना खेलने से तो आप लोगों को बिजनेस में नुकसान होगा। जाहिर है टिकटें कम बिकेंगी। अरशद ने अपने तौर पर सोचते हुए कहा, हमारा टिकटों वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा ताल्लुक़ एक और गेम से है जिसे आप लोग शर्त कहते हैं। हमारे यहाँ शर्तें लगती हैं और ये शायद आपकी बदकिस्मती है कि आपकी वजह से शर्तों में पाकेशिया टीम का भाव बहुत ऊंचा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर पाकेशिया टीम जीत जाती है तो हमें ऊंचे भाव की वजह से बहुत ज़्यादा रकम की अदायगी शर्तें लगाने वालों को करनी पड़ेगी, और ऐसा हम नहीं चाहते। इसलिए यही फ़ैसला हुआ कि आपको इस दौरे पर आने से ही रोक दिया जाए और इसके लिए इनकार भी आप खुद करें ताकि हम पर या ग्रेटलैंड पर कोई हर्फ ना आए। मैंने ये सारा तफसील आपको इसलिए समझा दी है ताकि आप समझ जाएं कि हमने जो फ़ैसला किया है वो हर हालत में पूरा होना है। रिचर्ड ने तेज़ लहजे में जवाब देते हुए कहा, आपका मफाद चाहे जो भी हो, बहरहाल जब तक मैं ज़िंदा हूँ ज़रूर खेलूँगा। हर सूरत में यही मेरा फ़ैसला है। अरशद भी शायद ज़िद पर आ गया था। रिचर्ड चंद लम्हे बगौर अरशद को देखता रहा, फिर बेइख्तियार हंस पड़ा।